हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्लासेस की इस धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपना वेक्टर टॉपिक जिसमें हमने अपने अब तक पढ़ चुका था वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है ना। वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं और वेक्टर के क्या क्या यूज होते हैं, और हमने वेक्टर्स का जोड़ना यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। उसमें भी हम अपना पहला टॉपिक यानी कि स्केलर प्रोडक्ट वो हम कवर कर चुके थे, यानी कि अदिश गुणन। आज हमारा टॉपिक रहेगा सदिश गुणन यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर की हम वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, वीडियो को आखिरी तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा, देखो, सदिश गुणन वेक्टर प्रोडक्ट। हमने अदिश गुणन की बात की थी, क्या होता है ए डॉट बी, जिसे हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। ये था क्या, सदिश गुणन। अब इसे हम सदिश गुणन क्यों, अदिश गुणन। अब हम इसे अदिश गुणन क्यों कहा था, अदिश या स्केलर क्यों कहा था, क्योंकि जब हम इन दो वेक्टर की इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या मिलता है, एक अदिश राशि मिलती है, यानी कि गुणा करके इनकी दोनों की कोई नंबर मिलेगा, कांस्टेंट या अदिश राशि। इसलिए हम इसे क्या करते हैं, अदिश राशि मिलेगी कोई, इसलिए हम इसे क्या कहते थे, स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन। अब इसी की बात हम सेम इसमें करें तो वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें हमें क्या मिलता है, देखो, इसमें हम दो वेक्टर्स की अगर वेक्टर की मल्टीप्लाई करें, मल्टी प्रोडक्ट से क्या मिलता है, से वेक्टर मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि दो वेक्टर के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, किसमें, सदिश गुणन में। इसीलिए से क्या कहते हैं, सदिश गुणन या वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर, और इसमें क्या मिलता था, अदिश यानी कि स्केलर मिलता था, इसलिए हम इसे क्या कहते थे, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब देखो इसकी बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी, वहां हम क्या करते थे, डॉट से, ठीक है ना, तो इसलिए इसे क्या कहते थे, डॉट प्रोडक्ट भी कहते थे, डॉट प्रोडक्ट। अब इसे यहाँ क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ये भी कहते हैं इसे। इतनी बात क्लियर है। देखो सिमिलर आपको मैं सेम सिमिलर मैच करके बता रहा हूं, जिससे आपको एक याद रहे तो दूसरे एक आसानी हो जाएगी, अपने आप समझ में आ जाएगा। दोनों में रिलेशन बता रहा हूं, डॉट था, स्केलर क्वांटिटी मिलती थी इसलिए स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी मिलती है इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, वहां पर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक। अब तीसरी बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी होता है हमारा ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम बात करें, देखो ए क्रॉस बी क्या मिलेगा, हमें वेक्टर मिलेगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी हो गया। डायरेक्शन के लिए हमने कहा था यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, यहाँ पर लेंगे हम एन कैप, यहाँ पर एक लिख भी देते हैं, देखो, वेयर एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि इससे जो हमें क्वांटिटी मिलेगी उसकी डायरेक्शन है क्या, एन कैप, ये हमारा जो है, ठीक है ना। ये होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, जहां पर ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, वेक्टर ए और कोई बी है उसके बीच का एंगल, ठीक है ना। वहां पर ए बी कोस थीटा था। डायरेक्शन क्यों लेते थे, क्योंकि अदिश राशि आती थी, अदिश राशि के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस बी से क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या लेते हैं, एन कैप, ठीक है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी क्योंकि ये पूरी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इतनी बात ठीक है। अब इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। यहाँ पर ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पूरे ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ,
खाली ए बी, ए या बी की बात करा, अब ए क्रॉस बी की बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। सबसे पहले बात करते हैं देखो इसके मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड को हम पता कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी, ये वाला मैग्नीट्यूड हो गया ना। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन हटा दो, इसका मैग्नीट्यूड आएगा क्या, ए बी साइन थीटा, ये होता है मैग्नीट्यूड। इतनी बात ठीक है ना, हमने अभी मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक। अब आप हम इसकी बात करते हैं किसकी, डायरेक्शन की। ये हम दो चीज पढ़ सके, एक तो ए क्रॉस बी क्या होता है और एक इसका मैग्नीट्यूड। अब हम देखो डायरेक्शन की बात करते हैं कि यहाँ पे एन कैप की बात करते हैं कि एन कैप क्या होगा। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने का देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। मान लो ये कोई प्लेन है, बोर्ड हमारा कोई है, एक प्लेन है, जिससे मैं ये अगर हाथ ले एक प्लेन होगी तो इस प्लेन को मैं ऐसे रखूँ, मैं अपने हैंड को इस तरह से, इस तरह आगे बढ़ा। अब इस पर कोई वेक्टर ए है ये, और ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ए है बी है, हम क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी, इतनी बात ठीक है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है, देखो अगर आप जैसे हमारा वेक्टर ए है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये होता हमारा कि जिस प्लेन में हमारे दोनों वेक्टर हैं, ये प्लेन बोर्ड है जैसे, इसमें दोनों वेक्टर हैं, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, ये इस तरह या उस तरह, अंदर की ओर या बाहर की। जैसे ये मेरा हाथ प्लेन है, इस पर ए वेक्टर है, इसी पर बी वेक्टर है, इसी पर लोकेटेड है, तो या तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इस तरह होगी या इस तरह होगी, ठीक है ना। अब वो निकालने का तरीका क्या है, देखो ए क्रॉस बी निकालने हैं तो अपनी उंगलियों ए की साइड रखेंगे प्लेन पर, और जिस तरह बी है क्रॉस करेंगे बी की ओर, तो जिस तरह ये हमारा अंगूठा आएगा, ये बाहर की ओर आ रहा है ना, तो ये क्या बताएगा, डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन से इस तरह बाहर की ओर होगी, ए की ओर उंगलियां, बी की ओर क्रॉस करते हुए अंगूठा बाहर, ठीक है ना। अगर यहीं पर हम क्या कर देते, बी क्रॉस ए कर देते, तब बी की तरफ उंगलियां, अब इस तरह तो नहीं आएगा, तो बी की तरफ उंगलियां, ए की तरफ अंगूठा अंदर की ओर जाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना। ये था डायरेक्शन का। डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर्स आर लोकेटेड। ठीक है ना, यानी कि परपेंडिकुलर होगी किसके, प्लेन के जिसमें वेक्टर लोकेटेड है, ठीक है। और निकालना हमने बता दिया, हैंड से निकालेंगे, जिस साइड उस साइड एंगल, ठीक। अब बात करते हैं देखो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जिस तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखी थी, इसी तरह हम क्या करेंगे, सदिश गुणन की क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं उसमें वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हमने देखो स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर ए डॉट बी है तो वो क्या किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए, यानी ये इनकी रिप्लेस कर दे, अगर हम उसकी पोजीशन ए की जगह बी, बी की जगह ए कर दे तो वो इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो वो इक्वल नहीं होगा किसके, बी क्रॉस ए के। क्यों नहीं इक्वल होगा, अभी हमने बात की जब डायरेक्शन कर रहे थे ना, देखो कि जब हम ए वेक्टर लेंगे और कोई बी वेक्टर लेंगे, उनके बीच में थीटा एंगल है, तो इसकी डायरेक्शन ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, ए की साइड होंगे बी की साइड तो बाहर की ओर, अब हम बी क्रॉस ए, बी की साइड होंगे और ए की तरफ है तो अंदर की ओर जा रहा है, डायरेक्शन सारा अपोजिट। अब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी वेक्टर प्रोडक्ट में, तो डायरेक्शन मैटर करेगी, तो डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए इक्वल नहीं है। लेकिन
अगर हम A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड लें तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है देखने वाली कि वे दोनों वेक्टर फॉर्म में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए इनका तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है ना अपनी बात? ये बात एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि बढ़ जाने की, टुकड़ों में बट जाना। कैसे? अगर हमारा कहीं पर लिख रहा है A क्रॉस B प्लस C, तो वो किसके इक्वल हो सकता है, यानी कि A क्रॉस को B प्लस C में है, कोई जोड़े में एक चीज आ रही है दोनों के बाटे, तो उसे हम अलग अलग भी दे सकते हैं। इसी तरीके की तरह करेंगे, A को B के साथ भी दे दो और A को C के साथ भी दे दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये दो प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम आगे की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। वो तीसरी प्रॉपर्टी करते हैं, कोलिनियर वेक्टर। फोर कोलिनियर वेक्टर, ठीक है ना। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, हमने शुरू में बात की कि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर हो या दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री या 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा तो एंटी कोलिनियर हो जाएगा, अगर 0 डिग्री होगा तो कोलिनियर। यानी कि एक वेक्टर ऐसे है, या तो दूसरा वेक्टर इसी के ऊपर हो या दूसरा वेक्टर ऐसे पैरेलल हो, तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये बात हम कर चुके हैं। तो कोलिनियर वेक्टर के लिए सी लिखता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, थीटा क्या होता है, 0 डिग्री या और 180 डिग्री, ठीक है ना। अब A क्रॉस B की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। देखो ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। अब ए बी साइन थीटा ले रहे हैं हम। अब साइन थीटा की बात करें, साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 0 0 होता है, और साइन 180 भी क्या होता है, 0। तो यानी कि अगर कोलिनियर वेक्टर के लिए थीटा ये होता है और इन वैल्यूज पर साइन क्या होता है, 0। अब ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या होगी, 0। अगर हम इसमें डायरेक्शन की मल्टीप्लाई तब भी क्या आएगा, 0। तो A क्रॉस B क्या आएगा, 0, ठीक है ना। यहां से हमारा A क्रॉस B कितना आता है, 0। यानी कि फोर कोलिनियर वेक्टर्स A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर एक हमारे नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है, क्या, ये 0 नहीं होगा, हम इसका मैग्नीट्यूड 0 बोलेंगे, लेकिन ये क्या होता है यहाँ पर, 0 वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इंटू करके हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, 0 वेक्टर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। इसे क्या लिखते हैं हम, 0 वेक्टर। ऐसे ही अगर हमने जैसे बात की थी किसमें, स्केलर प्रोडक्ट में बात की थी, A क्रॉस A करते हो, सॉरी A डॉट A करते हैं, यानी कि दो सिमिलर वेक्टर्स का मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिलता है, A स्क्वायर मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम A क्रॉस A करें, दोनों के बीच में एंगल 0, तो कितना मिलेगा, 0 वेक्टर। ये भी बात हमारी नोट होनी चाहिए, ठीक है ना। कोलिनियर वेक्टर्स के लिए ये कंडीशन होती है। परपेंडिकुलर के लिए क्या होती है, A डॉट B 0, इतनी बात, ठीक है ना। और इसके लिए कोलिनियर के लिए यानी पैरेलल के लिए क्या होगी, A क्रॉस B इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक। अब हम बात करते हैं, देखो अपने जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था उसमें हमने पढ़ा था क्या, लंबकोणीय एकांक सदिश यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्या, I J K पढ़े थे ना। फोर्थ पॉइंट है, देखो हमने पढ़े थे अपने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर I कैप, J कैप और K कैप किस तरह थे, देखो ये x, ये y, ये z। तो x की डायरेक्शन में I कैप, y की डायरेक्शन में J कैप और z की डायरेक्शन में K कैप, ठीक है ना। ये हमने पढ़े थे।
तो अब बात करते हैं देखो आई क्रॉस जे की, ठीक है ना। आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है दोनों का। इन सब का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। एंगल कितना होगा बीच में 90, इन सब के बीच में, आई के जे के बीच में, जे के बीच में, के और आई के बीच में साइन कितना हो गया, साइन 90 होता है, और वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से अगर हम आई क्रॉस जे करें, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल कितना है 1, 90 साइन 91। तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड कितना 1, साइन 91, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। लेकिन एन कैप को मत भूलना, यहाँ पर क्या आएगा एन कैप। और एन कैप कैसे निकाल लेते हैं, हमने कहा था कि जो वेक्टर होंगे उनके परपेंडिकुलर आएगा, ये दोनों एक प्लेन में होंगे। अगर एक्स वाई प्लेन ले ले तो इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, जेड प्लेन आएगा। ये अगर x और y है, ये x ये y, तो z कैसा होगा, ऐसे ही होता है x और y, z ऐसे ही तो होगा। तो ये z यार, z के डायरेक्शन में क्या है k कैप। तो i क्रॉस j क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, n कैप की जगह आएगा k कैप। तो i क्रॉस j क्या आएगा k कैप। इतनी बात ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, j क्रॉस k की। j और k की, j का मैग्नीट्यूड 1, k का मैग्नीट्यूड 1, एंगल कितना बीच में 90, 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। अब डायरेक्शन j और k के परपेंडिकुलर क्या होगा i। अगर हम yz प्लेन ले ले, ये y और ये z है, अगर ये हमारा बाहर वाला z, तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, x ही तो है, x के डायरेक्शन में i, तो यहाँ से क्या आएगा i है। अब ऐसे ही k क्रॉस i करें, k क्रॉस i, अब ये z और x, इसके परपेंडिकुलर y, सिमिलरली क्या आएगा j कैप, ठीक है। यानी कि i क्रॉस j करेंगे तो k, j क्रॉस k करेंगे तो i, और k क्रॉस i करेंगे तो j। इसे याद करने का तरीका देखो, ये कोई हमने सर्कल बनाया, यहाँ पर i कैप, यहाँ पर j कैप, और यहाँ पर k कैप। i क्रॉस j करेंगे तो क्या मिलेगा k, j क्रॉस k करेंगे तो क्या मिलेगा i, और k क्रॉस i करेंगे तो क्या मिलेगा j, ठीक है ना। ये बात हुई। अब ये था क्या, किसी ऑर्डर में i j तो k, ठीक है ना। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, कैसे, अगर j क्रॉस i कर दें, k क्रॉस j कर दें, तो और i क्रॉस k कर दें, तो इनकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट, यानी कि माइनस, बस इतना है। देखो j क्रॉस i करें तो माइनस के k, यहां पर हम किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्या मिलेगा हमें, देखो पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखना। और अगर हम करें क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज तो क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन। आई क्रॉस जे करा तो k, और अगर आई जे क्रॉस आई करे तो क्या मिलेगा, माइनस k। ऐसे ही k क्रॉस j करे तो क्या मिलेगा, i माइनस के साइन, माइनस के i, ठीक है ना। और i क्रॉस k करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के j, i क्रॉस k करेंगे तो माइनस का j, ठीक है ना। ये एक आप नोट कर सकते हो ये वाली चीज, कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में हमने कोई एक सर्कल लेंगे आई जे के, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे आई से जे तो के मिलेगा पॉजिटिव, लेकिन अगर जे से आई गए क्लॉकवाइज तो क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन के साथ माइनस के। इतनी बात ठीक है ना। ठीक, और अगला आता है हमारा कि जो ये हमने पढ़ा अभी तक, तो हमने पढ़ा कि इसमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है तो हम उसका एक्रोस भी निकालें। लेकिन अगर कोई वेक्टर हमें कार्टेशियन कंपोनेंट में दिया, यानी कि उसके कोई प्रोडक्ट दिया, हमें वो दिया है बिंदु पॉइंट दिए तो उससे कार्टेशियन, यानी कि ए दिया है हमें कोई पॉइंट दिया, जैसे 2 1 और 3 मैंने बताया था। इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 क्या होता है x, तो x का कंपोनेंट वो डायरेक्शन में क्या होता है, यूनिट वेक्टर i, प्लस y के डायरेक्शन में 1 j, प्लस 3 z की डायरेक्शन में k, तो ये आ गया ए वेक्टर। अब बी वेक्टर दिया हुआ है, मान लो कोई ऐसी 3i + 4j + 6k, ठीक है ना। और अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें तो मान लो ये दिया हुआ है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप,
और ये दिया हुआ B1 I कैप B2 J कैप प्लस C B3 A कैप। ठीक है ना। तब इस कंडीशन में A क्रॉस B कैसे निकलेगा हमारा, देखो यहाँ पर हम यहाँ पर लेंगे डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी। ठीक, कैसे I J K, ठीक, और इनके हमारे जो आएंगे कंपोनेंट्स A1 A2 A3 B1 B2 B3, और इसे सोल्व करके जो आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, वेक्टर फॉर्म में, और वो क्या होगा A क्रॉस B होगा। ठीक है ना, इतनी बात ठीक है। अब ये सोल्व करना आता है, इसके लिए मैं बता देता हूँ। देखो आपको सबसे पहले हम I लेंगे, देखो यहाँ पर I इंटू, अब जो हम ले रहे हैं I वाली ये रो पूरी और ये वाला छुपा लो, ये हमने छुपा दिया। अब ये 4 टर्म बचे, अब इन 4 टर्म की इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो पहले इनटू में जाएगा, इनटू में जाएगा ये A2 B3, ठीक है ना, और माइनस B2 A3 B2 इंटू A3, इतनी बात ठीक है ना। देखो बता रहा हूं, हमने ये लिया A2 B3 और B2 A3 माइनस के साइन के साथ, इतनी बात ठीक है ना। अब आता है देखो J की बारी, जब J लेंगे ना, यहां पर हमने I लिया, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब J लेंगे तो उसे हम लेंगे एज अ नेगेटिव साइन, इतनी बात ठीक है ना। तो बस सेम कोई प्रोसेस, फिर J वाली छुपा लो इस तरह, तो A1 बचेगा B3 A1 B3 माइनस B1 A3 B1 A3, क्लियर। अब K वाली, ये वाली और ये वाली छुपा लो, तो ये 4 चीजें बचेंगी, A1 B2 माइनस B1 A2 उसके बाद K है ये प्लस के साथ, सिर्फ J आएगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। अब ये इसे मैं एक बार सही से लिख देता हूँ, ये आएगा I J और K, ठीक है ना, A1 B1 A2 B2 और A3 B3, इतनी बात ठीक है ना। ये हो गया हमारा किसका, किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट को हमारा सोल्व करने का, कि कार्टेशियन कंपोनेंट में दिया हो तो कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। आप ये रिजल्ट ना याद रख के इसे रखो याद, और इससे सोल्व करना ट्राई करो, ठीक है ना। अगली वीडियो में, इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, अगली वीडियो में जो हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा, उसका हमारा फिजिक्स में किस तरह यूज होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो पढ़ेंगे, और मैं आपको इन A डॉट B और A क्रॉस B के कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बारे में अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। मिलते हैं आपको एक नई अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।